निर्वात में यदि एक पंख, चिड़िया का पंख और एक 10 किलो की भारी बॉल एक ही ऊंचाई से एक साथ छोड़ी जाए तो वो एक ही समय पर धरती पर गिरती हैं। आखिर कैसे? यही सब जानेंगे इस चैप्टर में बच्चों। मैं सिद्धार्थ हरितश और आप देख रहे हैं व्युत्पत्ति। तो बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं शुद्ध गतिकी। अब मान लीजिए काइनेमेटिक्स है क्या? कुल मिला के गतिकी यानी कि गति, यानी कि हम गति देखने जा रहे हैं किसी गतिशील वस्तु की। तो गतिशील वस्तु की गति को हम गणितीय रूप दे रहे हैं। कुल मिला के गतिशील वस्तु की गति को हम गणितीय रूप दे रहे हैं। किस तरीके से कुछ समीकरण किसी वस्तु की गति, परिस्थिति या स्थिति को बताती हैं, ये जानेंगे हम काइनेमेटिक्स या फिर शुद्ध गतिकी में। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक और बात जानना जरूरी है। काइनेमेटिक्स यानी कि हम जब शुद्ध गतिकी पढ़ रहे होते हैं तो दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात ये कि हम इसमें किसी गतिशील वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं, यानी कि उसकी स्थिति क्या होगी, किस समय पर कितनी दूरी तय करी, कितना विस्थापन हुआ, क्या वेग है, क्या त्वरण है। लेकिन ये अध्ययन करते समय हम किस कारणवश ये विस्थापन, त्वरण या वेग या दूरी तय करी, यानी कि दूसरे शब्दों में कहूं कि क्या बल लग रहे हैं, इसकी जानकारी हम नहीं लेते। हम इस चीज का अध्ययन नहीं करते कि किस बल के कारण ये सब हो रहा। केवल हम देखते हैं कि वस्तु की स्थिति क्या है, वेग क्या है, विस्थापन क्या हुआ या दूरी कितनी तय करी। तो ये सारा अध्ययन हम करते हैं बच्चों शुद्ध गतिकी में, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स का ही एक पार्ट है जिसे बोलते हैं बच्चों ऋजु रेखीय पथ पर गति, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एक सरल रेखा में गति, और इंग्लिश में बोलते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये हमें आज पढ़ना है। अब बच्चों मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले कुछ चीजें जान लेना जरूरी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगर मैं कहूं बच्चों कि एक वस्तु P है, इस वस्तु P की मैं स्थिति बताना चाहता हूं, बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत कर रहे हैं, तो कैसे बताऊं? क्या मैं कैसे कहूं कि इस वस्तु की स्थिति ये है? तो कुल मिला के मुझे एक फिक्स्ड पॉइंट चाहिए, एक निर्देश बिंदु चाहिए जिसके सापेक्ष में किसी वस्तु की स्थिति बता सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल इसे एक उदाहरण से समझें तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति अगर दिल्ली के पास में रहता हो तो उसके लिए नोएडा पास है, और मान लीजिए मैं रहता हूं तमिलनाडु में तो मेरे लिए नोएडा बहुत दूर है। तो एक ही वस्तु या एक ही जगह की स्थिति दो भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न है। तो यानी कि मुझे एक फिक्स्ड पॉइंट चाहिए, और इस फिक्स्ड पॉइंट के रेस्पेक्ट में या सापेक्ष बच्चों, इसे मैं कहता हूं हिंदी में निर्देश बिंदु। इस निर्देश बिंदु के सापेक्ष ही बच्चों मैं किसी वस्तु की स्थिति बता सकता हूं। तो एक फिक्स्ड पॉइंट चाहिए। तो ये हो गया फिक्स्ड पॉइंट। अब बच्चों अगर मान लीजिए ये वस्तु गतिशील है, तो मैं बताना चाहता हूं कि किस समय पर इस वस्तु की क्या स्थिति होगी। तो कैसे बताऊं? तो मुझे एक घड़ी की भी जरूरत है, एक घड़ी जिसकी सहायता से बता सकता हूं कि ये वस्तु इस समय पर यहां होगी, ये वस्तु इस समय पर यहां होगी। अगर मान लीजिए अभी तो मैंने दिखाया कि वस्तु एक सरल रेखा में गति कर रही है, मान लीजिए ये वस्तु कुछ इस तरीके से चल रही होती, तो कैसे बताऊं इस वस्तु की स्थिति? या मान लीजिए ये वस्तु किसी समय पर यहां स्थित होती, 3D में स्थित होती, तो कैसे बताऊं मैं इसकी स्थिति? तो इसकी स्थिति बताने के लिए मुझे एक निर्देश तंत्र की जरूरत है, जिसे मैं कहता हूं कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कुल मिला के मेरे को किसी वस्तु की अगर स्थिति किसी समय पर क्या होगी ये बताना है, तो मुझे दो चीजों की जरूरत है। एक निर्देश तंत्र, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसके एक्स वाई जेड जैसे हमने कोऑर्डिनेट पहले पढ़ चुके हैं भौतिक गणित में। इसी तरीके से एक तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, दूसरा हो गया घड़ी। घड़ी बताती है किस समय अंतराल बाद स्थिति क्या होगी, या समय कितना गुजरा हमने जब से ऑब्जर्वेशन या अवलोकन करना चालू किया। तो घड़ी और कोऑर्डिनेट सिस्टम के ही कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं रेफरेंस फ्रेम, हिंदी में बोलते हैं निर्देश फ्रेम। तो ये निर्देश फ्रेम क्या है? अगर मुझे बच्चों किसी वस्तु की स्थिति किस समय पर क्या है, तो इसके लिए ये बताने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। वो दो चीज क्या है? पहली चीज है एक स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसे मैं कहता हूं निर्देश तंत्र या कोऑर्डिनेट सिस्टम, और एक घड़ी। इन दोनों चीजों से मिलकर बनने वाले निकाय को ही हम कहते हैं निर्देश फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पॉइंट एकदम क्लियर? इसको बच्चों दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं।
दूसरी तरीके से क्या समझ सकते हैं कि अगर कोई घटना घटित होती है स्पेस में, तो इसको बताने के लिए अगर आपके सामने कोई घटना घटित हुई, कोई मान लीजिए बल्ब जला, तो किसी क्षण पर जला होगा और किसी स्थान पर जला होगा। तो जिस क्षण पर जला ये जानकारी देने के लिए मुझे चाहिए घड़ी, और किस जगह जला या उसके कोऑर्डिनेट क्या है, तो ये जानकारी देने के लिए मुझे चाहिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसी तरीके से एक क्लॉक और एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के कॉम्बिनेशन को ही कहते हैं निर्देश फ्रेम। एक्स वाई जेड निर्देश फ्रेम। इंग्लिश में बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब बच्चों अगर कोई, जैसे कि ये रहा एक्स कॉमा वाई जेड, इसका कोऑर्डिनेट बताता है, थोड़ा सा समझिएगा, ये बिंदु P के एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, तो ये कोऑर्डिनेट बताता है, और साथ ही साथ T ये बताता है कि कोई घटना क्रम, ये बिंदु P T समय पर यहाँ पर है, ठीक है, ये कोई घटना T समय पर यहाँ हुई। तो अब बच्चों इसका ओरिजिन भी तो होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम का, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का यानी कि निर्देश तंत्र का एक ओरिजिन ही, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु भी तो होगा। ये मूल बिंदु क्या बताएगा, ये इसी मूल बिंदु के सापेक्ष हम बता रहे हैं किसी वस्तु की स्थिति। तो ये मूल बिंदु क्या है? मूल बिंदु वह स्थान होता है जहां पर प्रेक्षण करता, यानी कि जैसे इंग्लिश में बोले ऑब्जर्वर बैठकर किसी गतिशील पिंड की स्थिति की जानकारी दे रहा होता है। यानी कि क्या है मूल बिंदु? मूल बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर ऑब्जर्वर सिचुएटेड होता है, यानी कि हमारा प्रेक्षण करता स्थित होता है। प्रेक्षणकर्ता का काम क्या होता है? प्रेक्षणकर्ता बताता है अच्छा भाई ये 5 मीटर पे पहुंच गया, ये 6 मीटर पे पहुंच गया। तो प्रेक्षणकर्ता जहां से बता रहा है उसी फिक्स्ड पॉइंट को, उसी स्थित बिंदु को या निर्देश बिंदु को, इसे रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं बेटा, या निर्देश बिंदु भी बोलते हैं, लिख लो। तो जिस स्थान पर हमारा प्रेक्षणकर्ता बैठता है या ऑब्जर्वर सिचुएटेड होता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन, और वहां से ही बताता है वो अपने सापेक्ष किसी गतिशील या स्थिर वस्तु की स्थिति। तो ये है निर्देश फ्रेम। अब बची घड़ी की बात। घड़ी कैसी घड़ी है ये? क्या ये टाइटन की घड़ी है या मैक्सिमा की? ना ये टाइटन की घड़ी है ना ही मैक्सिमा की बच्चों। तो ये घड़ी कौन सी है? ये घड़ी एक स्टॉप वॉच है। कौन सी वॉच है? स्टॉप वॉच। अधिकतर अब स्टॉप वॉच में आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे दबाया, विराम घड़ी जिसे बोलते हैं, ऐसे दबाया तो घड़ी की सुई टिक 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 ऐसे चलना चालू हो जाती है, और वो बताती है कि कितना दबाने के बाद कितना समय अंतराल गुजर चुका है। तो स्टॉप वॉच से हमें क्या पता चलता है? मान लीजिए किसी क्षण से मैंने किसी गतिशील वस्तु की स्थिति की जानकारी देना चालू करी, तो जिस क्षण से मैं उस गतिशील वस्तु की स्थिति को देखना चालू करता हूं, उसका अवलोकन करना चालू करता हूं, या उसका मैं ऑब्जर्वेशन करना चालू करता हूं, उसी समय पर मैं अपनी घड़ी यानी कि विराम घड़ी को दबा देता हूं, स्टॉप वॉच को दबा देता हूं, टक स्टार्ट। तो वहां से मैं देखता हूं समय अंतराल। तो उस समय जिस समय मैं दबाता हूं उस समय को कहते हैं हम t इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 0 कौन सा समय हुआ बच्चों? जिस समय से ऑब्जर्वर यानी कि प्रेक्षणकर्ता, ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन करना प्रारंभ करता है। तो ये हो गया। तो t इक्वल टू 0 वो टाइम होता है जहां से अधिकतर बता रहा हूं बच्चों, t इक्वल टू 0 वह समय होता है जहां से जो अवलोकन करता है या मैं कहूं प्रेक्षण करता है, वो अपने अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करता है। वहीं से t अपनी स्टॉप क्लॉक यानी कि मैं कहूं विराम घड़ी को, स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देता है, और वहीं से चीजें चालू हो जाती हैं।
तो ये है निर्देश फ्रेम। अब निर्देश फ्रेम कितने तरीके के होते हैं, इसकी ज़्यादा जानकारी हम लोग न्यूटन के गति के सिद्धांत यानी कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे। फिर भी एक मैं आपको बता देता हूँ कि निर्देश फ्रेम यानी कि रेफरेंस सिस्टम या रेफरेंस फ्रेम दो तरीके के होते हैं। एक होता है इनर्शियल फ्रेम, दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम को हिंदी में कहते हैं जड़त्वीय फ्रेम और नॉन इनर्शियल को कहते हैं अजड़त्वीय फ्रेम। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे न्यूटन के गति के सिद्धांत यानी कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में। अभी इतना ही आप लोग नोट कर लीजिए, इसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। ये पूछा नहीं जाता लेकिन जानना ज़रूरी है अगर हमें IIT JEE या नीट की प्रिपरेशन करनी है, तो फटाफट से इसे नोट कर लो। अब बच्चों जितनी बातों को मैंने आपको समझाया उसको मैं इन शॉर्ट कैसे लिख सकता हूँ, तो स्लाइड के थ्रू देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से लिख सकते हैं। तो निर्देश फ्रेम यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ये एक ऐसा निर्देशांक निकाय है यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके सापेक्ष वस्तु की स्थिति तथा उसकी गति का निर्धारण किया जाता है। यही बात तो अभी हमने जानी थी सारी की सारी। आगे की बढ़ते हैं। अच्छा, वस्तु अथवा कण के निर्देशांक x, y, z मूल बिंदु के सापेक्ष वस्तु या कण की स्थिति को व्यक्त करते हैं, यही मैंने आपको समझाया था। और मूल बिंदु वह बिंदु होता है बच्चों जहां पर हमारा अवलोकन करता है या प्रेक्षण करता है, इंग्लिश में कहा जाए तो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, तो वह बिंदु होता है मूल बिंदु। मूल बिंदु ही से ही सापेक्ष सारी स्थितियां बताई जाती हैं। तो एक निर्देश फ्रेम में समय मापन भी होता है। समय मापने के लिए हमें एक विराम घड़ी की भी व्यवस्था होनी चाहिए, तो जिससे भिन्न भिन्न क्षणों पर वस्तु की स्थिति का अद्वितीय अवलोकन यानी कि किस समय पर क्या इसकी पोजीशन है ये किया जा सके। ठीक है, इस सिस्टम को हम कहते हैं स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम या टाइम स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम। टाइम स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसे हिंदी में कहते हैं समय आकाश निर्देशांक फ्रेम। अब जैसा कि बच्चों बताया मैंने आपको, सामान्यतः जो हमारे निर्देश फ्रेम होते हैं जड़त्वीय और अजड़त्वीय यानी कि इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल, जिसके हम विस्तृत व्याख्यान न्यूटन के गति के विषयक नियम में करेंगे। तो अभी ये सारी के सारी स्लाइड्स आप एक बार नोट कर लीजिएगा। 1 पॉज कर लो एंड 2 पॉज कर लो। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों अब हम लोग जानते हैं कि एक सरल रेखा में गति क्या है। सीधी परिभाषा कई जगह आपको मिलेगा कि वस्तु के अगर x कोऑर्डिनेट केवल चेंज हो रहा हो, y एंड z नहीं हो रहा, कुछ नहीं। सीधी परिभाषा जो मैं बता रहा हूं वही याद रखना, वही सही है। तो ध्यान से देखिएगा क्या है। जब कोई बच्चों जो वस्तु है हमारी, वस्तु एक सीधी सरल रेखा में गति कर रही हो, यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति कर रही हो तो यह एक सीधी रेखा में गति कहलाती है। यह एक सीधी रेखा में गति कहलाती है। आसान बातचीत है ना। और सीधी रेखा में गति किस प्रकार होती है, अगर कोई बच्चों वस्तु इस तरीके से चल रहा हो, इस तरीके से सीधी रेखा में चल रहा हो, तो ये भी कहलाएगी सरल रेखीय गति। है ना आसान। अब बच्चों वस्तु अगर कुछ ऐसे चल रही हो इस तरीके से, ये भी कहलाएगी सरल रेखीय गति। और बच्चों अगर वस्तु मैंने नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी हो, नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी हो, तब भी इस तरीके से जस्ट ऐसे करके फेंक दिया, तो इस प्रकार की गति भी बच्चों होगी सरल रेखीय गति। या कोई वस्तु ऊपर से ऊपर फेंकी गई हो फिर नीचे आए, तब भी तो ये एक सरल रेखा या सीधी रेखा में चली, तब भी ये सरल रेखीय गति ही होगी। यदि कोई वस्तु एक ऐसे ही छोड़ दी जाए तब भी तो ये कुछ एक सरल रेखा में चलेगी। तो जब जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है तो हम उसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं।
अब गति को तो कैसे पता चलेगा मुझे कि कोई वस्तु गतिशील है या फिर स्थिर है? साथ ही साथ क्या कोई वस्तु किसी के लिए गतिशील और किसी के लिए स्थिर भी हो सकती है? ऐसा हो सकता है क्या? तो दोनों जानते हैं। तो सबसे पहले मैं जानता हूं स्थिर अवस्था यानी कि स्टेट ऑफ रेस्ट, और दूसरी जानता हूं गतिशील अवस्था जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्टेट ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्थिर अवस्था। जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट। क्या है स्टेट ऑफ रेस्ट? ये चीज तो आप बहुत आराम से जानते हैं, पढ़े रहे हैं अगर एक ही अपने पैड पर, तो स्टेट ऑफ रेस्ट है ना। देखो और डिटेल में फिजिक्स में देखो। तो सबसे पहले मुझे किसी भी चीज को बताने के लिए एक निर्देश बिंदु की जरूरत है। तो अब मैं बेटा बच्चे अपने स्ट्रेट लाइन मोशन की ही बात करूंगा। मैं जितनी भी गति का यहाँ पे वर्णन करूंगा या डिस्कशन करूंगा, वो सारा का सारा डिस्कशन जो बच्चों होगा वो किसके लिए होगा? एक सरल रेखीय गति या एक ऋजु रेखीय पथ पर गति के लिए होगा। तो ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए मैं यहां पर बैठा हुआ था, तो जहां पर मैं बैठा हूं वहां पर, यानी कि मैं अवलोकन करता हूं यहां पर, और मैं यहां बैठ के सारी चीजें बता रहा हूं, तो ये मेरे लिए निर्देश बिंदु हो गया। निर्देश बिंदु। तो बेटा ये मेरे लिए निर्देश बिंदु हो गया। मान लीजिए एक वस्तु P रखी है मेरे से कुछ x मीटर दूर। अब जिस समय पर मैंने ऑब्जर्वेशन करना चालू किया इस वस्तु P का, यानी कि अवलोकन करना चालू किया, उस समय पर मैंने अपनी घड़ी यानी कि विराम घड़ी यानी कि स्टॉप वॉच को दबा दिया, प्रेस कर दिया, वहां से टाइम स्टार्ट हो गया। तो t इक्वल टू 0 पर मैंने अपना देखा कि वस्तु यहां पर है और यहां से x मीटर दूर है, यहां पर देखना चालू किया। 1 सेकंड घड़ी में गुजरा, तब भी वस्तु की दूरी 1 मीटर x मीटर ही थी। 2 सेकंड गुजरा, तब भी वस्तु की दूरी x मीटर थी। 3 सेकंड गुजरा, तब भी वस्तु की जो दूरी थी निर्देश बिंदु या फिक्स्ड पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तब भी बच्चों ये जो दूरी थी ये x मीटर थी। तो मैं कह सकता हूं ये वस्तु मेरे सापेक्ष स्थिर है। तो यह वस्तु मेरे सापेक्ष बच्चों स्थिर है। इस बात का मतलब क्या होता है? दिस बॉडी इज नॉट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू मी। तो इसकी जो मैं कहूंगा अवस्था है वो स्थिर अवस्था है या विराम अवस्था है। तो इसकी स्टेट को हम कहेंगे विरामावस्था। तो क्या कैसे परिभाषित करें विरामावस्था को या स्टेट ऑफ रेस्ट को? यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी फिक्स्ड या निर्देश बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है, तो उस वस्तु की उस अवस्था को विरामावस्था कहते हैं। है ना आसान? तो इस परिभाषा को आप खुद से अपनी भाषा में फटाफट लिखिए। अगर नहीं लिख पा रहे तो मैं लिख देता हूं। यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही हो, तो उस वस्तु की उस अवस्था को हम विरामावस्था कहेंगे। विरामावस्था आ रहा है ना पूरा? यस, विरामावस्था यानी कि स्टेट ऑफ रेस्ट कहेंगे। है ना आसान बच्चों? अब मैंने बताया कि कोई वस्तु किसी के लिए गतिशील हो सकती है और साथ ही साथ किसी व्यक्ति के लिए स्थिर भी हो सकती है। मान लीजिए आप ट्रेन में आपके सामने कोई बैठा हुआ है, तो अगर कोई बैठा हुआ है और ट्रेन चल रही है, तो आप क्या देखोगे? आपके सापेक्ष उसकी जो दूरी है वो तो परिवर्तित नहीं हो रही, स्थिति परिवर्तित नहीं हो रही, तो आप कहोगे
कि यह वस्तु या यह व्यक्ति जो है विरामावस्था में, लेकिन अगर कोई और व्यक्ति जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है और गतिशील ट्रेन को देख रहा है तो वो यह बताएगा कि इस वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही है, यानी कि यह वस्तु या यह व्यक्ति गतिशील है। यानी कि एक वस्तु विरामावस्था में भी हो सकती है, साथ ही साथ गति की अवस्था में भी हो सकती है। बस ये इस बात पे निर्भर करता है कि ऑब्जर्वर यानी कि हमारा अवलोकन करता कहाँ है और किस स्थिति में है। तो यह जानना जरूरी है, फटाफट इसे नोट कर लो बेटा। आइए बच्चों जानते हैं गति की अवस्था क्या होती है। तो जानते हैं स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन जिसे हिंदी में कहते हैं गति की अवस्था। तो अगेन दोबारा बच्चों मुझे किसी वस्तु के विषय में अवलोकन करना है, तो क्या करूं और कैसे करूं। तो हम किसी वस्तु की जो गति की अवलोकन है वो किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष करते हैं। तो देखिए बच्चों ये है अपना फिक्स्ड पॉइंट या स्थिर बिंदु। अब मान लीजिए यहां पर किसी समय पर वस्तु है, वस्तु P है और ये अवलोकन करता है यानी कि ऑब्जर्वर से x दूरी पर है, और इसी क्षण पर जो हमारा ऑब्जर्वर है बच्चों उसने क्या स्टार्ट किया है, अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया है। तो अपनी क्लॉक उसने ऑन कर दी है। तो t = 0 पर मैं कहूंगा कि जो वस्तु है वो फिक्स्ड पॉइंट O से x की दूरी पर है। अब क्या होता है, t = 1 सेकेंड का समय गुजरता है और जो ऑब्जर्वर है वो देखता है कि वस्तु उससे अब कुछ x1 दूरी पर हो गई। तो मैं यहां लिख लेता हूं t = 1 सेकेंड पर जो वस्तु की स्थिति है x बराबर हो गई x1। t = 2 पर देखता है कि वस्तु की जो स्थिति है 2, यहां ये मूल बिंदु से या निश्चित बिंदु से x2 दूरी पर है। तो t = 2 सेकेंड पर जो दूरी है वस्तु की x2 हो गई है। इसी तरीके से मैं देखता हूं जब t = 3 सेकेंड होता है यानी 3 सेकेंड गुजर चुके होते हैं जब स्टॉप वॉच दबा दी होती है, तो जो वस्तु की स्थिति हो जाती है निश्चित बिंदु से वो x3 हो जाती है। तो मैं देख रहा हूं कि समय के साथ बच्चों जो वस्तु की स्थिति है वो वस्तु की स्थिति परिवर्तित होती जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु गतिशील है इस फिक्स्ड पॉइंट या मैं कहूं निश्चित बिंदु के सापेक्ष। तो हम लिख सकते हैं गति की अवस्था की परिभाषा। तो क्या होगी गति की अवस्था की परिभाषा? स्टेट ऑफ मोशन, यदि कोई वस्तु या थोड़ा सा परिवर्तन, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष परिवर्तित हो रही हो, तो वह वस्तु गति की अवस्था में होती है। तो यह है बच्चों गति की अवस्था की परिभाषा। अब गति की अवस्था के बाद हमने जान लिया स्टेट ऑफ मोशन में है कोई बॉडी या स्टेट ऑफ रेस्ट में कुछ और पैरामीटर हैं वो जानते हैं, लेकिन इससे पहले आप लोग ये नोट कर लो। आइए बच्चों दूरी के बारे में जानते हैं। दूरी को इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस। तो क्या है दूरी? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो समझते हैं कि मान लीजिए कोई वस्तु कुछ इस तरीके से चली
तो इसने कितनी कुल अपने पथ की लंबाई तय करी, ये इसकी दूरी कहलाएगी। है ना आसान बात। मैं इस वस्तु की जो ये स्थिति, इसे इनिशियल पोजीशन या प्रारंभिक स्थिति कहता हूं, ये जानना बहुत जरूरी है। और ये मैं इसकी फाइनल पोजीशन या अंतिम स्थिति कहता हूं, फाइनल पोजीशन। तो जहां पर वस्तु रुकी है उसे फाइनल पोजीशन, या फिर जहां पर वस्तु का अवलोकन करना मैंने बंद कर दिया है, मैं उसे फाइनल पोजीशन, या जिस बिंदु पर ही मैं करना चाहता हूं उसे मैं फाइनल पोजीशन कहूंगा। और जहां से मैंने जिस बिंदु से स्टार्ट किया है देखना, अवलोकन करना, या ऑब्जर्वर ने या प्रेक्षणकर्ता ने अवलोकन करना शुरू किया है, उस बिंदु को हम प्रारंभिक स्थिति या फिर प्रारंभिक बिंदु या इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पॉइंट कहेंगे। तो इस वस्तु ने, जो भी वस्तु थी, इस वस्तु ने कुल इतना लंबाई का पथ तय किया, इसी को हम इस वस्तु की दूरी कहेंगे। तो दूरी क्या है? किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई होती है दूरी। तो ये परिभाषा भी लिख लेते हैं। दूरी किसी वस्तु द्वारा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। अब दूरी बच्चों कैसी राशि है? एक दूरी जो है आपकी एक अदिश, अदिश यानी कि स्केलर। दूरी एक अदिश राशि है। बच्चों दूरी का मात्रक क्या है? तो दूरी का मात्रक, दूरी का एसआई मात्रक लंबाई होता है, लंबाई नहीं मीटर होता है। दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है, दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है, यानी कि हम मीटर में नापते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट यही है इसकी। इसकी जो विमा है, विमा क्या होती है? इसकी विमा होती है m0l1t0। तो ये इसकी विमीय सूत्र है। तो इस पॉइंट को हम लोग नोट कर लेते हैं फटाफट, फिर और कुछ जानते हैं, फटाक से नोट करो। आइए बच्चों जानते हैं विस्थापन क्या होता है। विस्थापन इंग्लिश में बोलते हैं इसे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। आइए समझते हैं इस चीज को। मान लीजिए कोई वस्तु कुछ इस तरीके से चली, तो इसकी ये प्रारंभिक स्थिति हुई और ये इसकी अंतिम स्थिति हुई, यानी कि ये इनिशियल पोजीशन है इसकी और ये फाइनल पोजीशन है इसकी। अब इस फाइनल और इनिशियल पोजीशन यानी कि अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी न्यूनतम कब होगी? जब दोनों बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित हो। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, यानी कि सरल रेखा की लंबाई ही कौन सी? ए एंड बी, ये वस्तु का विस्थापन होगा। विस्थापन बच्चों एक सदिश राशि है और यह बताती है कि कोई वस्तु जो है अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में और किधर गई है, या उसकी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष क्या स्थिति है। यह विस्थापन सदिश में हम पढ़ चुके हैं। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष क्या स्थिति नई हो गई है, यह हमें पता चलता है विस्थापन से। तो यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है जानने के लिए। तो विस्थापन क्या है? आइए लिखते हैं। किसी गतिशील वस्तु की अंतिम तथा
प्रारंभिक बिंदुओं या स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन एक सदिश राशि, यह एक सदिश यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मात्रक भी बच्चों मीटर होता है। समझ में आया? और तथा विमा की बात करते हैं। विमा क्या होगी इसकी विमीय सूत्र भी m0 L1 T0 होता है। अब विस्थापन के कुछ विशेष बिंदुओं की बातचीत करते हैं। तो पहला कि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। विस्थापन अभी हमने जाना धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो विस्थापन कब धनात्मक रहेगा, कब ऋणात्मक रहेगा और कब शून्य होगा, ये देखते हैं। बच्चों हम बात कर रहे हैं एक सरल रेखा में गति की, तो मैं आपको विस्थापन बताऊंगा एक सरल रेखा में कब धनात्मक और कब ऋणात्मक और कब होगा शून्य। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों विस्थापन कब धनात्मक होता है, तो धनात्मक विस्थापन का मतलब क्या है यह जानना जरूरी। धनात्मक विस्थापन यानी कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एंड धनात्मक विस्थापन। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए ये ऑब्जर्वर यहां पर है, जहां पर ऑब्जर्वर होता है वही अपना रेफरेंस पॉइंट होता है। तो यहां पर रेफरेंस पॉइंट है अपना और यही ऑब्जर्वर है। अब ये ऑब्जर्वर किसी वस्तु को देख रहा है। वस्तु मान लीजिए t इज इक्वल टू 0 यानी कि जहां पर उसने ऑब्जर्व किया ये वस्तु 5 मीटर है ऑब्जर्वर से आगे। ऑब्जर्वर से वस्तु 5 मीटर आगे है। तो वस्तु के अगर मैं कहूं जो निर्देशांक होंगे x अक्ष के ऊपर तो वो होंगे 5,0। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों कि मान लीजिए t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर यानी कि 2 सेकेंड बाद जो वस्तु है वो 6,0 पर पहुंच जाती है। तो यानी कि मैं कहता हूं वस्तु और जो मेरा स्थिर बिंदु है, निश्चित बिंदु है, फिक्स्ड पॉइंट है या रेफरेंस पॉइंट है, उसके बीच की दूरी या दूरी ही कह सकते हैं 6 मीटर हो गई है। तो बच्चों ध्यान से समझना, ये जो बिंदु है ए ये वस्तु का इनिशियल पॉइंट है और जो बिंदु बी है ये वस्तु का फाइनल या अंतिम स्थिति है। तो अगर मैं आपसे पूछूं विस्थापन तो आप कहोगे सर विस्थापन हो जाएगा BO माइनस AO यानी कि ये इतना विस्थापित हो गई। विस्थापन आया 1 मीटर। या मैं कह सकता हूं बिंदु A के सापेक्ष जो बिंदु B है वो 1 मीटर आगे है। क्या मतलब है धनात्मक होने का? यदि किसी वस्तु का अंतिम बिंदु उस वस्तु की प्रारंभिक बिंदु के आगे हो तो हम धनात्मक विस्थापन लेते हैं।
या उस समय जो अपना विस्थापन है बच्चों वो धनात्मक होता है। तो इस पॉइंट को नोट करना चाहिए। यदि किसी वस्तु का अंतिम बिंदु या अंतिम स्थिति उसकी प्रारंभिक स्थिति के आगे है, तब विस्थापन धनात्मक होता है। तब विस्थापन धनात्मक होता है। यानी कि उस परिस्थिति में बच्चों अपना विस्थापन धनात्मक होगा। ऋणात्मक विस्थापन का क्या मतलब है, आइए समझते हैं। तो देखो बच्चों, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, यहां पे भी तो चेंज करना होगा। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट यहीं से समझ सकते हैं। क्या समझेंगे? यदि किसी वस्तु की अंतिम स्थिति उसके प्रारंभिक स्थिति के पीछे हो, तब उस समय जो विस्थापन होता है वो ऋणात्मक होता है। तो यही पॉइंट यहां पर भी बच्चों लागू होता है हमारा, कि आप देखिए ये जैसे कि ये हमारा क्या है, ये मेरा है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन या स्थिर बिंदु। मेरी वस्तु पहले इनिशियल यहां थी, इस बिंदु के जो कोऑर्डिनेट हैं या निर्देशांक हूं 5,0 है, और वस्तु कुछ चल के यहां पहुंच गई। तो इसकी जो फाइनल पोजीशन है या अंतिम स्थिति है, ये बेटा हो गई आपकी, मान लीजिए ये आ गई, अभी बताता मैं आपको, अंतिम स्थिति ये हो गई 3,0 पर। तो इस परिस्थिति में जिसका विस्थापन हुआ 2 हुआ और इधर की तरफ हुआ है, या मैं विस्थापन कह दूं तो -2 हुआ है। कैसे हुआ है? विस्थापन क्या होता है? अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच का जो अंतर है वही होता है विस्थापन। तो अंतिम स्थिति है 3 और प्रारंभिक स्थिति थी 5, इसके जो बीच का अंतर आया -2। ऋणात्मक चिन्ह का क्या मतलब है? ऋणात्मक चिन्ह का मतलब है जो फाइनल पोजीशन में है, यानी कि अंतिम स्थिति है, ये प्रारंभिक स्थिति के पीछे है। या कह सकता हूं कि अगर मैं इस बिंदु इसकी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष कहूं कि इसकी अंतिम स्थिति का है, तो वह पीछे है। यानी कि विस्थापन जब ऋणात्मक होता है तो वस्तु की जो अंतिम स्थिति होती है वो उसकी प्रारंभिक स्थिति के पीछे होती है। यही बात हमने समझी। तो ऋणात्मक विस्थापन का कब होता है, क्या मतलब है, लिखते हैं। यदि किसी वस्तु की अंतिम स्थिति उसके प्रारंभिक स्थिति यानी कि इनिशियल पोजीशन के पीछे हो, तब विस्थापन ऋणात्मक होता है। तब बच्चों विस्थापन हमारा ऋणात्मक होता है। अब बात करते हैं शून्य विस्थापन की। शून्य विस्थापन से पहले आप लोग ये सब नोट कर लो। आइए बच्चों देखते हैं शून्य विस्थापन क्या होता है, कब किस परिस्थिति में अपना विस्थापन शून्य होगा। आइए देखते हैं। तो देखिए
मान लीजिए ये मेरा बिंदु O है या स्थिर बिंदु है, कोई वस्तु कुछ इस तरीके से चली और इस तरीके से वापस आ गई, यानी कि मैं कह सकता हूं ये वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर चली। तो इसकी जो इनिशियल पोजीशन यानी कि प्रारंभिक स्थिति थी और फाइनल पोजीशन है और जो अंतिम स्थिति है दोनों ही समान है, या मैं कह सकता हूं जो वस्तु की अंतिम स्थिति है तथा प्रारंभिक स्थिति है एक ही बिंदु पर स्थित है। तो यहां पर इन दोनों यानी कि अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के जो बीच की दूरी है वो हो जाती है 0। तो इस परिस्थिति में जो विस्थापन है वो अपना हो जाता है 0। तो इस बात को लिख लेते हैं बच्चों, यदि किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति एक ही बिंदु पर स्थित हो तो उस परिस्थिति में वस्तु का कुल विस्थापन शून्य होता है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बच्चों ये हुई बातचीत जीरो डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की। अब मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूं कि किस परिस्थिति में हमारा विस्थापन और दूरी समान होंगे। तो आइए जानते हैं कि किस परिस्थिति में हमारी विस्थापन तथा दूरी समान होंगे। लेकिन उससे पहले मैं बोर्ड पे से हट जाता हूं और आप लोग इस चीज को नोट कर लें। तो आइए बच्चों देखते हैं कि किस परिस्थिति में हमारा विस्थापन और दूरी समान होंगे। परिमाण में समान होंगे क्योंकि ये दोनों राशियां दोनों ही भिन्न भिन्न राशियां हैं, एक सदिश राशि है एक अदिश राशि है, तो कभी तो एक जैसे बिल्कुल इक्वल नहीं हो सकते। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि किस परिस्थिति में जो मेरी दूरी है वो विस्थापन यानी कि दोनों के परिमाण मैग्नीट्यूड सेम होंगे या समान होंगे। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों की अगर मैं देखूं, अगर कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पे चल रही है तो क्या इस परिस्थिति में वस्तु का विस्थापन और दूरी समान है क्या? अगर मैं कहूं कि वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर चली और जहां से चली वहीं वापस आ गई, तो इस परिस्थिति में जो कुल विस्थापन हुआ बच्चों वो कितना हुआ? कुल विस्थापन का मान हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 0, नेट डिस्प्लेसमेंट 0। लेकिन अगर इस वृत्ताकार मार्ग की जो त्रिज्या है वो आयर है तो बेटा इस परिस्थिति में जो कुल दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 2πr, जो कि परिधि है इस वृत्त की या सरकमफेरेंस है इस सर्किल की। बच्चों आगे की बातचीत देखते हैं। यदि अगर कोई वस्तु एक सरल रेखा में चल रही है, एक सरल रेखा में चल रही है में एक ही दिशा में, एक सरल रेखा में एक ही दिशा में चल रही है, यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में एक ही दिशा में चल रही है तो उस परिस्थिति में क्या होगा? तब क्या होगा बच्चों? एक ही दिशा में चल रही हो तो देखिए एक वस्तु है जो एक सरल सीधी रेखा में चलना चालू करती है और इसी दिशा में चल रही है, तो इस परिस्थिति में जो वस्तु ने जो पथ तय किया
उसकी जो कुल लंबाई होगी और जो वस्तु का विस्थापन होगा बच्चों समान होगा। देखिए मान लीजिए वस्तु यहाँ पर पहुंची, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी और ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो वस्तु के द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई, जो कि मैंने कह दिया, मान लीजिए इस पॉइंट को कह देता हूँ A, ये कह देता हूँ B, तो जो कुल पथ की लंबाई है वो AB है। और अगर मैं विस्थापन, तो ये क्या है AB, ध्यान से देखिए, कुल पथ की लंबाई। और बच्चों अगर मैं बात करूं विस्थापन की, तो विस्थापन क्या होगा इस परिस्थिति में? विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो आप देखें जो अंतिम बिंदु है या अंतिम स्थिति है B, और जो प्रारंभिक स्थिति है उनके बीच की न्यूनतम दूरी वो भी तो AB ही है। तो इस परिस्थिति में विस्थापन का परिमाण हो गया AB। यानी कि जब कोई वस्तु, यदि एक सरल रेखा में एक ही दिशा में वस्तु चल रही हो, यहां पर वस्तु रह गया, यदि एक वस्तु सरल रेखा में एक ही दिशा में चल रही हो, तो इस परिस्थिति में उसका जो विस्थापन होता है, या मैं कहूं जो उसकी विस्थापन का परिमाण है, वो उसकी तय की गई दूरी के बराबर होता है। तो इस बात को लिख लेते हैं, इस स्थिति में वस्तु का परिमाण नहीं बच्चों, वस्तु के विस्थापन का परिमाण, वस्तु के विस्थापन का परिमाण उसके द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, आसान बातचीत है, एकदम सिंपल पॉइंट, इसे फटाक से नोट कर लेते हैं, उसके बाद आगे की बातचीत करते हैं। बच्चों दूरी तथा विस्थापन में क्या अंतर है? दूरी तथा विस्थापन में क्या अंतर है? उससे पहले आप देखिए कि आपने पहले पुराने वाले केसेस में क्या ऑब्जर्व किया। आपने ऑब्जर्व किया कि दूरी तथा विस्थापन तभी समान हो सकते हैं जब कोई एक वस्तु सरल सीधी रेखा में एक ही दिशा में चल रही हो, अन्यथा हमारे हर एक परिस्थिति में जो दूरी है और विस्थापन है उनका परिमाण अलग अलग है। पहला पॉइंट ये। तो क्या दूरी विस्थापन या मैं इसको दूसरे तरीके से कहना चाहूंगा, क्या विस्थापन कभी दूरी से बड़ा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर विस्थापन की परिभाषा पे ही हम लोग जाएं तो बच्चों विस्थापन की परिभाषा यह कहती है कि यह किन्हीं दो, या फिर मैं कहूं प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, शब्द ही ध्यान से सुनिए, न्यूनतम दूरी, और दूरी न्यूनतम तब होगी जब वह दोनों बिंदु एक सरल रेखा में स्थित हो जाएंगे। तो हमारी जो दूरी है वो कभी भी विस्थापन से छोटी नहीं हो सकती। दूरी हमेशा या तो बराबर होगी या बड़ी होगी विस्थापन से, वो भी परिमाण की बातचीत कर रहा हूं। तो इस बात को बच्चे कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि दूरी तो एक अदिश राशि है, तो उसका परिमाण या दूरी साधारण लिख दें, कोई प्रभाव नहीं होगा, हमेशा बड़ी होती है। विस्थापन सही लिखा है, विस्थापन के परिमाण से, यानी कि दूरी का जो हमेशा परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, वो हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा विस्थापन के परिमाण के। पहला पॉइंट तो ये, विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है, लेकिन किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य नहीं हो सकती, हमेशा धनात्मक होती है। एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है। विस्थापन हमारी एक सदिश राशि है और जो दूरी है हमारी वो एक अदिश राशि है। विस्थापन किसी दो बिंदुओं, या मैं कहूं दूसरे शब्दों में बच्चों इसको, विस्थापन किसी गतिशील वस्तु के अंतिम तथा
प्रारंभिक बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। लेकिन जो दूरी होती है ना हमारी किसी वस्तु या किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई को हम कहते हैं दूरी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं दूरी तथा विस्थापन में, जो आप लोगों को अपने नोट्स में लिख लेना चाहिए और बहुत ज़रूरी है। तो इन सभी को आप नोट कर लीजिएगा बच्चों, जो ये कि क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फटाक से नोट कर लीजिए इसको और आगे की बातचीत कर